हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत रसायन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस चैप्टर में हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य क्या संबंध होता है उसका अध्ययन करेंगे। किस प्रकार रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है या वैद्युत ऊर्जा किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, इन सभी बातों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। वैद्युत रसायन का मतलब ही क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जो वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध को बताती है, या जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। यानी वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में अंतर परिवर्तन होता है। वैद्युत ऊर्जा बदल सकती है रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा बदल सकती है वैद्युत ऊर्जा में। ये रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन। उसको हम कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है वैद्युत रसायन। रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण ही रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है या वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीकरण प्लस अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों जिस अभिक्रिया में होते हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ठीक है, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो त्यागता है इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण होता है, जो ग्रहण करता है इसका मतलब उसका अपचयन होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे कहते हैं अपचायक। ठीक, और जिसका अपचयन होता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। ये ध्यान रखिए। अब जब वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है या रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? वहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया भी दो तरह की होती है। एक होती है स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है कि एक पदार्थ अपनी इच्छा से यानी खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अर्थात उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। और दूसरा पदार्थ अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ये काम अपनी इच्छा से होता है। जैसे ए का यहां क्या होता है? ऑक्सीकरण, यानी ए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और बी का होता है अपचयन, यानी बी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेगा? बी। तो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है
मतलब विद्युत का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब जैसे ए इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, बी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, किसी चालक तार से जोड़ देते हैं। चालक तार से जब इन दोनों को जोड़ दिया हमने, जैसे मान लीजिए चालक तार ही, इससे जब इन दोनों को जोड़ दिया तो इस तार में, इस कंडक्टर में, इस चालक में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? तो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। किससे? रासायनिक ऊर्जा से। यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ध्यान रखिए, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब भी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, इसका मतलब वहां कौन सी अभिक्रिया हो रही है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। एक होती है अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। अस्वतः ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जो अपनी इच्छा से नहीं होती, अपने आप नहीं होती। यानी यहां पर किसी एक पदार्थ का स्वतः अपनी इच्छा से ऑक्सीकरण नहीं होता है और अपनी इच्छा से ही अपचयन भी नहीं होता है। अर्थात इस रेडॉक्स अभिक्रिया को करवाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए का ऑक्सीकरण होता है, बी का अपचयन होता है, तो इन दोनों को बैटरी से जोड़ देते हैं। अब ये स्वतः नहीं होती तो बैटरी से जोड़ देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसमें। तो ए का क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाता है तो ए क्या त्यागता है, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है विद्युत, किसके कारण, बैटरी से जोड़ने का, यानी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने के कारण। और बी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ए से बी की तरफ, लेकिन स्वतः नहीं होता। कब होता है, जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, लेकिन अपने आप नहीं हो रहा। किसके कारण हो रहा है, विद्युत ऊर्जा के द्वारा हो रहा है। यानी यहाँ पर विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा। क्लियर हो गई बात? तो अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक अभिक्रिया। और स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो रासायनिक ऊर्जा बदलती है किसमें, विद्युत ऊर्जा। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर ऐसी युक्ति का उपयोग किया था, अगर हमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, तो वहां अपन एक युक्ति का उपयोग करते हैं। उस युक्ति को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं उसको, सेल बोलते हैं। सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब यहाँ दो प्रकार के सेल देखेंगे। दो प्रकार के सेल होते हैं, एक तो होता है वैद्युत रासायनिक सेल, और एक होता है वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल तो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी ये सेल रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगा, वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अर्थात यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ठीक है, और वैद्युत अपघटनी सेल ये क्या करेगा, ये वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत अपघटनी सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा बदली जाती है किसमें, रासायनिक ऊर्जा। और जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली जाएगी तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, सेल के अंदर अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। क्लियर? अब यहाँ हम इन दोनों सेलों के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। अब बात करेंगे हम वैद्युत रासायनिक सेल की। वैद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल
या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। अभी हमने बताया कि वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका एक सरल उदाहरण है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है। डेनियल सेल की संरचना की बात करें हम, डेनियल सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर के बनता है। दो अर्ध सेल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? डेनियल सेल का निर्माण करते हैं। इसमें एक अर्ध सेल में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को रखा जाता है। दूसरे अर्ध सेल में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को रखा जाता है। जिंक की छड़ एनोड का कार्य करती है। जिंक की छड़ किसका काम करती है? एनोड का। और कॉपर की छड़ कैथोड का कार्य करती है। यहां एनोड और कैथोड ये है इलेक्ट्रोड। देखो सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे हमेशा, एनोड और कैथोड। किसी भी सेल की बात करेंगे हम। एनोड वह छड़ होती है या वह प्लेट होती है जहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ये ध्यान रखेंगे, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा। यहां ये ध्यान रखेंगे NOx, N का मतलब एनोड, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। यानी एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, NOx। क्लियर? और कैथोड वह प्लेट होती है जहां पर अपचयन होता है। ये ध्यान रखें, कैथोड पर क्या होगा? अपचयन। अपचयन का मतलब रिडक्शन का मतलब RED शॉर्ट में लिखते हैं, और कैथोड को शॉर्ट में लिखते हैं CAT। तो रेड कैट, ठीक है। तो ये ध्यान रखने का एक तरीका है। NOx यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन, रेड कैट यानी कैथोड पर रिडक्शन यानी अपचयन होता है। ठीक है। तो जिंक का तो यहाँ क्या है? एनोड। और कॉपर की जो छड़ है वो किसका काम करती है? कैथोड का। मतलब क्या हुआ कि जिंक पर कौन सी अभिक्रिया होगी? जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और कॉपर की छड़ पर अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है। यहां पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। जिंक की छड़ पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेश। और कॉपर की छड़ जो कैथोड का काम करती है उस पर धनावेश। ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे हम? लेफ्ट में यानी दाईं तरफ कौन है? एनोड है, और उस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और उस पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी। तो इसको याद रखेंगे NaON, या इस तरह रख सकते हैं अपन LOAN, लॉन्ग। ठीक। L का मतलब लेफ्ट यानी दाईं तरफ, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, और N का मतलब नेगेटिव। ठीक है ना? उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और वह क्या है? एनोड है, और उस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये ध्यान रखेंगे। और इस तरफ यानी इसका अपोजिट, L का अपोजिट R, राइट। ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन यानी R। एनोड का अपोजिट कैथोड C, और नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव। इसको इस तरह याद रखेंगे RC। यानी ये ध्यान है तो वो अपने आप ही ध्यान हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होगा लॉन। ये ध्यान रखेंगे आप। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है डेनियल सेल में, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए।
एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ये ध्यान रखेंगे, एनऑक्स। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रेड कैट। क्लियर, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। अब वापिस इस सेल पे आए तो यहाँ पर जिंक की छड़ पर ऋणात्मक आवेश होता है, कॉपर की छड़ पर धनात्मक आवेश होता है। इसमें अभिक्रिया होती है, अर्ध सेल के अंदर Zn का ऑक्सीकरण होता है। Zn की जो छड़ है इसका ऑक्सीकरण होता है, इसमें Zn+2 में, और इलेक्ट्रॉन चार्ज देता है 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कॉपर की छड़ पर, यानी ये जो अर्ध सेल है, इस अर्ध सेल में कौन सा विलयन बना हुआ है, CuSO4, और CuSO4 में कौन से आयन है, Cu+2। CuSO4 मतलब Cu+2 SO4-2। तो यहाँ पर क्या होता है, Cu+2 जो विलयन में आयन उपस्थित है, Cu+2 आयन, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाते हैं, अपचयी, किसमें बदल जाते हैं, Cu में। ठीक, तो इस अर्ध सेल में तो होती है अभिक्रिया, Zn बदलता है, Zn+2 में इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और इस अर्ध सेल में Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसका अपचयन हो जाता है Cu के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पर इस छड़ में कौन से परमाणु होते हैं, जिंक के परमाणु। ये जिंक के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो Zn+2 आयन तो कहाँ पर आ जाते हैं, विलयन, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जमा हो जाते हैं, छड़ पर, और छड़ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, जिसके कारण छड़ पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। इस तरफ छड़ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है छड़ पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो विलयन के अंदर Cu+2 आयन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। कहां से ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन, छड़ से। कहां से ग्रहण करते हैं, छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu+2 Cu में बदल जाते हैं, और ये Cu आयन इस छड़ पर जमा होने लग जाते हैं। यानी Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन छड़ से ग्रहण करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिनको Cu+2 आयन ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात इस छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गई बात। अब जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, कॉपर की छड़ पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक से किसकी तरफ होता है, कॉपर की तरफ, इस चालक में से होकर के। ठीक है, जब परिपथ को पूर्ण किया जाता है तो परिपथ को पूर्ण करने पर यहां से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं किसकी तरफ, कॉपर की छड़ की तरफ। और जब कॉपर की छड़ की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो हमें पता है कि विद्युत का प्रवाह सदैव इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होता है, अर्थात विद्युत का जो प्रवाह है वो किधर से किधर की तरफ होगा, कॉपर से जिंक की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्लियर हो गई बात। और विद्युत का प्रवाह होता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यह गैल्वेनोमीटर बता देता है कि विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रही है, इसकी दिशा का पता हमें गैल्वेनोमीटर से लग जाता है। यहाँ इस सेल में ये U ट्यूब लगी हुई है, U आकार की नली लगी हुई है, जिसको बोलते हैं लवण सेतु। क्या है ये, लवण सेतु लगा हुआ है, जो आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये हो गया डेनियल सेल। क्लियर हो गई बात। डेनियल सेल में जब परिपथ पूर्ण कर देंगे हम, परिपथ को बंद कर देंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिंक की छड़ पर, इलेक्ट्रॉन इस चालक के द्वारा कॉपर की तरफ गमन करते हैं, और विद्युत का प्रवाह फिर कॉपर से जिंक की तरफ होता है। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जैसे यहाँ जिंक Zn+2 बदल रहा है, कॉपर भी तो Cu+2 बदल सकता है। तो इसका कारण क्या है कि जिंक और कॉपर दोनों की बात करें तो जिंक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। जिंक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण जिंक कॉपर से पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। कॉपर की तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए Zn इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 में परिवर्तित होता है, और यहाँ Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में बदलता है।
ये अर्ध सेल की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कहाँ पर होती है? एनोड पर। एनोडिक अर्ध सेल में होनी है। ये अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है? कैथोड पर। ठीक है, ये कैथोड की अभिक्रिया। और नेट सेल अभिक्रिया की बात करें हम, पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखें तो पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी? दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें, दोनों सेल अभिक्रिया को जोड़ दें तो पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ Zn जोड़ने का मतलब उसके अभिकारक इसके अभिकारक एक साथ आ जाएंगे। इसका अभिकारक Zn, इसका अभिकारक Cu+2। Cu+2 कहाँ रहता है? विलयन में, एक्वस जलीय विलयन में। तीन लिखेंगे Aq मतलब एक्वस। अब इसका उत्पाद क्या है? Zn+2 आयन है, एक्वस है, विलयन में रहेगा। और इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? C। ठीक, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। इस तरह दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें। क्लियर हो गई बात? इसका अभिकारक इसका अभिकारक एक तरफ हो जाएंगे, इसका उत्पाद एक तरफ हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो ये आ जाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल अभिक्रिया, जो इस डैनियल सेल में होती है। और इस अभिक्रिया के कारण ही ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। कितना होता है? 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल होता है डैनियल सेल का। कब? जब यहाँ पर जिंक सल्फेट की सांद्रता कितनी होगी? 1.0 N। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट की सांद्रता भी कितनी होगी? 1.0 N। ठीक है, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा 1.1 वोल्ट। अब जब हम इस सेल को काम में लेते हैं, यानी जब इस सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, तो सेल में क्या परिवर्तन होता है? देखो, हमें पता चल रहा है यहाँ पर Zn+2, यानी इस जिंक की छड़ से Zn+2 आयन निकल करके कहाँ पर आ रहे हैं? विलयन में आ रहे हैं। यहाँ से Zn परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और Zn+2 आयन विलयन में आ रहे हैं। यानी यहाँ पर इस छड़ का ह्रास होता है। ये छड़ क्या होती है? अपघटित हो रही है, यानी इस छड़ के बाहर में क्या आएगी? कमी। जिंक परमाणु टूट टूट करके विलयन के अंदर आ रहे हैं, तो इस छड़ के बाहर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ये छड़ नष्ट होती जाएगी। तो पहला परिवर्तन क्या होता है कि जिंक के छड़ के बाहर में क्या आती है? कमी आती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये Cu+2 आयन जो है यहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं? छड़ के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर छड़ के ऊपर कौन से परमाणु जमा हो जा रहे हैं? ये Cu परमाणु जमा हो। Cu जो है वो छड़ पर जमा होता जाएगा। अपचयन होने का वो छड़ पर जमा होता जाएगा, तो इस छड़ के भार में क्या हो जाएगी? वृद्धि। जिंक का छड़ का भार तो क्या हो रहा है? कम। जिंक का भार तो क्या होता है? कम। और Cu का भार क्या होता है? अधिक। Cu के भार में क्या हो रही है? वृद्धि। ठीक, और क्या हो रहा है? यहाँ से Zn+2 आयन विलयन में आ रहा है, यानी विलयन में Zn+2 आयनों की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि। Zn+2 की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। और वहां पर क्या हो रहा है? विलयन से Cu+2 आयन, विलयन में Cu+2 आयन, Cu+2 भी है और SO4-2 भी है। CuSO4 का मतलब दोनों आयन। तो Cu+2 आयन तो विलयन से कहाँ जा रहा है? अपचयित होकर के। Cu+2 अपचयित होकर के Cu बदल कर Cu कहाँ जमा होगा? छड़। तो यहाँ पर Cu+2 आयनों की सांद्रता में क्या आएगी? कमी आती है। क्लियर? Cu+2 की सांद्रता में क्या आती है? कमी आती है। तो ये परिवर्तन होता है सेल के अंदर जब इससे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। ठीक, अब यहाँ हमने लगाया हुआ है लवण सेतु। इस सेल में क्या लगाया हमने? लवण सेतु। ये जो U-ट्यूब दिखाई दे रही है, अभी U आकार की कांच की नलिका दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? लवण सेतु। इस लवण सेतु का क्या उपयोग है? लवण सेतु क्यों लगाया जाता है सेल के अंदर? देखिए, लवण सेतु जो है ये होता क्या है? पहली बात तो ये देखिए, पहले लवण सेतु U आकार की कांच की क्या है? एक नली है, और इस नली में यहाँ पर
एक्रिय वैद्युत अपघटन जैसे KCl भी हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, इनका पेस्ट बना जाता है किसमें? एगार एगार में। एगार एगार में इनका क्या बनाया जाता है? पेस्ट। एगार एगार क्या होती है? एक शैवाल होती है। तो KCl NH4Cl इनका एगार एगार के अंदर पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को भर देते हैं इस लवण सेतु के अंदर। ठीक है, लवण सेतु पहला काम तो क्या कर रहा है? दोनों विलयनों को जोड़ता है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, यानी दोनों विलयनों को क्या कर रहा है? ये जोड़ता है, दोनों विलयनों को जोड़ता है और आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। सेल का जो आंतरिक परिपथ है उसको पूर्ण करता है दोनों विलयनों को जोड़ करके। ठीक है, तो क्या काम करता है? ये आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। परिपथ को क्या करता है? पूर्ण करता है। दूसरा काम क्या कर रहा है यहाँ पर? देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जिंक का ऑक्सीकरण होता है और Zn+2 आयन विलयन में आ जाते हैं, जिससे Zn+2 की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर Cu+2 आयन Cu में अपचयित होकर के छड़ पर जमा हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर Cu+2 की सांद्रता घट जाती है। और Cu+2 की सांद्रता घट जाती है तो विलयन में कौन से आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी? SO4-, तो Cu+2 चले जाएंगे, विलयन में SO4-2 आयन, यानी SO4-2 आयन की सांद्रता बढ़ गई तो इस विलयन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? SO4-2 का मतलब विलयन में कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश। तो यहाँ पर विलयन में कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। और यहाँ Zn+2 की सांद्रता बढ़ जाने से इस विलयन में कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश। और जब यहाँ धनावेश और यहाँ ऋणावेश हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा। तो लवण सेतु क्या करता है? इस विलयन को और इस विलयन को उदासीन बनाए रखता है। दोनों विलयनों को क्या करता है? ये उदासीन बनाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर Zn+2 की सांद्रता बढ़ गई, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमने क्या मिलाया? KCl मिलाया, तो KCl में कौन सा धनायन है? K+, और ऋणायन कौन सा है? Cl-। अब यहाँ पर धनायन यानी Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही है, तो इस लवण सेतु से Cl- आयन कहाँ पर आ जाएंगे? विलयन में आ जाएंगे। इतने Cl- आ जाएंगे कि वो Zn+2 को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। Zn+2 और Cl- आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाएंगे, ZnCl2 बना लेंगे। ठीक है, और विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे SO4-2 की सांद्रता बढ़ गई, विलयन ऋणावेशित हो गया, तो यहाँ लवण सेतु से कौन से आयन? धनावेश यानी K+ आयन, धनावेशित आयन K+ आयन, यहाँ ऋणावेश बढ़ा तो धनावेशित आयन विलयन में आ जाएंगे और विलयन में आकर के SO4-2 को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। K+ SO4-2 से क्रिया करके K2SO4 बना देंगे, उदासीन हो जाएगा। इस तरह ये विलयन भी उदासीन हो जाएगा, ये विलयन भी उदासीन हो जाएगा। क्लियर? और सेल काम करता रहेगा। यानी लवण सेतु के दो काम हो गए। पहला काम तो ये परिपथ को पूर्ण करता है, दूसरा काम ये दोनों विलयनों को, अर्ध सेल के अंदर जो विलयन भरे हुए हैं उनको उदासीन बनाए रखता है। सेल का निरूपण कैसे करते हैं? गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे करते हैं? सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसको देखें हम। तो जैसे ये सरल डेनियल सेल है जिसके अंदर अभिक्रिया हो रही है क्या? Zn प्लस Cu+2, Zn बदल रहा है Zn+2 प्लस Cu। इस सेल का निरूपण करना है, तो सेल निरूपण करने के लिए हमें कैथोड और एनोड की अलग अलग अभिक्रियाओं का पता होना जरूरी है। जैसे हमें पता है कि इस सेल में Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी Zn+2 बदल रहा है। ये अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है? एनोड पर। ठीक है, और Cu+2 Cu में बदल रहा है। ये अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है? कैथोड पर। ठीक, अब सेल का निरूपण कैसे करते हैं? लेफ्ट में, जैसे इस सेल के अंदर देखा हमने कि लेफ्ट के अंदर होता है कौन? एनोड, और राइट में होता है कौन? कैथोड। तो जब सेल का निरूपण करेंगे तब भी हम लेफ्ट
की तरफ लिखेंगे एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड की तरफ लिखेंगे यानी राइट की तरफ लिखेंगे कैथोड की अभिक्रिया। अब एनोड पर यानी लेफ्ट में क्या हो रहा है, सेल में Zn बदल रहा है, किसमें, Zn+2 में, ठीक। और इन दोनों के बीच में खींच देंगे एक लाइन, Zn+2 बदल रहा है, S इसकी ठोस अवस्था को बता रहा है और AQ इसकी एक्वस यानी जलीय वेग को बता रहा है। अगर इसकी सांद्रता पता है तो यहाँ ब्रैकेट में हम इसकी सांद्रता भी लिख देंगे। इसी तरह कैथोड राइट में होता है तो राइट में कैथोड की अभिक्रिया को लिखेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, कैथोड पर Cu+2 बदल रहा है, किसमें, Cu में, तो Cu+2 AQ किसमें बदल रहा है, Cu, और इन दोनों के बीच में लाइन। अगर इसकी सांद्रता पता है Cu+2 की तो हम सांद्रता लिख देंगे, ठीक। और दोनों के बीच में एनोड और कैथोड के बीच में क्या लगा हुआ है, लवण सेतु। लवण सेतु के लिए हम दोनों के बीच में एनोड कैथोड के बीच में दो लाइन खींच देंगे। इस तरह सेल को निरूपित करेंगे, ठीक। इधर एनोड पर क्या हो रहा है, Zn बदल रहा है Zn+2 में, कैथोड पर क्या हो रहा है, Cu+2 बदल रहा है Cu में, और दोनों के बीच में खींच दी लाइन, ठीक। अगर हमें सांद्रता पता है तो इनकी सांद्रता यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, Cu+2 की सांद्रता यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह किसी भी सेल का निरूपण किया जा सकता है, ठीक। अब जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये सेल अभिक्रिया है, Cu+2Ag Cu+2+2Ag, क्लियर। ये एक सेल अभिक्रिया। अब इस सेल का प्रदर्शन करना, जैसे क्वेश्चन आएगा इस सेल अभिक्रिया वाले सेल का प्रदर्शन कीजिए, तो इस सेल का प्रदर्शन करने के लिए अब पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है, या किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। तो हम देखें कि इधर Cu+2 यानी Cu किसमें बदल रहा है, Cu+2 में, Cu+2 में बदल रहा है, इसका मतलब Cu क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ठीक। Ag+ बदल रहा है किसमें, Ag में, धनावेश खत्म हो गया, इसका मतलब Ag+ का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन, क्लियर। ऑक्सीकरण में धनावेश में वृद्धि होती है, यहाँ धनावेश नहीं है, यहाँ धनावेश हो गया तो निऑक्सीकरण वाला धनावेश में वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन त्याग जा रहा है। अपचयन हो रहा है Ag+ बदल रहा है, इसका मतलब धनावेश में कमी आ रही है, इसका मतलब इसका अपचयन, क्लियर हो गया। तो जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो अभिक्रिया तो कहाँ पर होगी, एनोड पर। तो एनोड की अभिक्रिया तो क्या है यहाँ पर, Cu+2, ये अभिक्रिया तो किसको हो रही है, एनोड की, ठीक। और Ag+ बदल रहा है Ag में, ये अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है, कैथोड, क्लियर। अब सेल का प्रदर्शन करेंगे, तो सेल का प्रदर्शन के लिए मैंने बताया पहले हम लेफ्ट में किसको लिखेंगे, एनोड की अभिक्रिया को, राइट में क्या लिखेंगे, कैथोड को, और बीच में क्या लगा देंगे, लवण सेतु। अब एनोड पर क्या हो रहा है, Cu+2, ठीक, और बीच में लाइन। इसी तरह कैथोड पर क्या हो रहा है, Ag+ बदल रहा है किसमें, Ag, ठीक, और बीच में क्या है, लवण सेतु। अगर सांद्रताएं हैं तो यहाँ आयनों की सांद्रता भी लिख दी जाती है, क्लियर। इस तरह किसी भी सेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। समझ में आया सेल प्रदर्शन, बिल्कुल सिंपल। अब सवाल दो तरह से आते हैं, सेल अभिक्रिया देकर के सेल का प्रदर्शन भी करवाया जा सकता है, और सेल का प्रदर्शन देकर के सेल अभिक्रिया भी लिखवाई जा सकती है। जैसे सेल का प्रदर्शन लिख देगा वो, ये सेल है, तो इस सेल में एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इस सेल में ऋणात्मक कौन है, धनात्मक कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऋणात्मक, जैसे हम इस सेल की बात करें तो इस सेल में ऋणात्मक कौन है, देखो ऋणात्मक वो होता है जो एनोड होता है, इस सेल के अंदर ऋणात्मक वो है जो एनोड होता है। अपन डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में, गैल्वेनिक सेल में जिस पर ऋणावेश होता है वो एनोड काम करता है, जिस पर धनावेश होता है वो कैथोड। तो यहाँ पर एनोड कौन है, Cu यानी इस पर ऋणावेश होगा, कैथोड कौन है, Ag+ यानी इस पर धनावेश होगा। सेल अभिक्रिया क्या है, दोनों को जोड़ करके लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी सेल का निरूपण कर सकते हैं।
क्लियर? आशा करता हूँ आज जो पढ़ाया गया है आपको वो समझ में आया होगा, आपने इसको ध्यान से देखा होगा। क्लियर? पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।